वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। हम कर रहे हैं जनवरी 2017 के पेपर 3 के क्वेश्चंस। हम इसमें ऑलरेडी पेपर 2 है वो कवर कर चुके हैं और पेपर 3 के 36 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर से कर लेना। ठीक है, अब बात ये है कि इकोनॉमिक्स में जरूरी नहीं है कि आपके सामने 100 क्वेश्चंस हैं और आपको 100 के 100 क्वेश्चंस आते ही होंगे। नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि हम ऑप्शंस पढ़ें, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें उस क्वेश्चन को और फिर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, पेपर में इनफ टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि टाइम हमारे पास कम है और हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम आसानी से समझ सकते हैं चीजों को। तो एटलीस्ट आपको कोई तो वर्ड होगा जो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, या फिर कुछ भी नहीं पढ़ा तो एक बार एलिमिनेशन मेथड यूज करो, जिसमें आपको लगता है ना कि यार ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता, तो उसको हटा ही दो और फिर जाके ऑप्शंस में चेक करो कि कहाँ कहाँ वो ऑप्शन आ रहा है, कहाँ कहाँ वो पॉइंट आ रहा है, उसको डिलीट करो और जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, सो क्वेश्चंस को करने का हम तरीका भी समझेंगे और कंसेप्ट को भी हम साथ साथ समझेंगे। तो जिसमें हम ऑलरेडी 36 क्वेश्चन कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 से, जो हमारा क्वेश्चन बेस्ड है मैच द फॉलोइंग पे। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं और इनमें हमारी सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो हमारे यहाँ पे इकोनॉमिस्ट के नेम हमें गिवन है और लिस्ट सेकंड में हमारी उनकी इक्वेशंस गिवन है कि किस इकोनॉमिस्ट ने कौन सी इक्वेशन दी है। ठीक है, समझे इस चीज को, बहुत ही आसान सी केन्जियन की अगर हम थ्योरी से समझे तो केन्जियन ने कौन सी थ्योरी दी थी, कौन सी इक्वेशन दी थी, n इज इक्वल टू पी के, जहां पे k को उन्होंने कांस्टेंट माना था और ये हमें क्या क्या सिचुएशन क्या इक्वेशन शो करती है कि एक प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है n में, एक प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है n में, जिसका मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी, जिसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ मनी, एंड इट विल लीड टू एट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। और ये किसको इंक्रीज करेगा, प्राइस लेवल को इंक्रीज करेगा। तो एक ऑप्शन तो हमें मिल गया है कि केन्जियन ने बोला है n इज इक्वल टू पी के। जाके ढूंढो कि डी ऑप्शन थर्ड कहां कहां आ रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन में। ठीक है, अब रॉबर्टसन का देखें, रॉबर्टसन ने कौन सी थ्योरी दी थी, रॉबर्टसन ने थ्योरी दी थी m इज इक्वल टू पी के टी। मतलब क्या है इस चीज का, m इज इक्वल टू पी के टी। यहां पे p का मतलब क्या है, प्राइस लेवल, p इज इक्वल टू द प्राइस लेवल, t इज द टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल अमाउंट है। ठीक है, k का मतलब क्या है, k हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो फ्रैक्शन, t का वो फ्रैक्शन फॉर विच द पीपल आर गोइंग टू कीप द कैश, जहां पे लोग अपने पास कैश रखना पसंद करेंगे। ठीक है, यहां पे रॉबर्टसन की इक्वेशन को ज्यादा अच्छा कंसीडर किया गया था बजाय पीगू के। पीगू ने भी इक्वेशन दी थी, लेकिन पीगू के कंपैरिजन में रॉबर्टसन की इक्वेशन को इट वाज कंसीडर्ड बेटर, इज कंसीडर्ड बेटर। ओके, सो रॉबर्टसन ने कौन सी थ्योरी दी है, m इज इक्वल टू पी के टी। अब ये भी देखो कि सी ऑप्शन में फर्स्ट कहां पे आ रहा है, तो सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो सेकंड यहीं आ रहा है। तो हमारी दो चीजें तो बिल्कुल सही होगी ना, एक तो केन्जियन की सबसे ज्यादा आमद है, इसकी तो इक्वेशन हमें पता ही होगी, n इज इक्वल टू पी के। ठीक है, जहां पे क्वांटिटी ऑफ मनी हमें शो कर रही है कि इसके चेंज होने से हमारे प्राइस लेवल में कितना चेंज आएगा। अब इरविंग फिशर की बात करें तो इरविंग फिशर ने जो हमारी थ्योरी दी थी वो दी थी mv इज इक्वल टू पीटी, mv इज इक्वल टू पीटी, जहां पे m का मतलब क्या है, m का मतलब है मनी सप्लाई, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशन, क्या वेलोसिटी है और वो किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्विंग द मनी पेमेंट, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्विंग द मनी पेमेंट। और ये टी क्या शो करेगा, एवरेज प्राइस ऑफ ईच ट्रांजैक्शन टाइम्स, कितने टाइम की ट्रांजैक्शन, कितने टाइम में ट्रांजैक्शन हो रही है। तो हमें ये तीनों ही मिल गए। ऑब्वियसली ऑप्शन सेकंड अब हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं उनको अगर हम नोट करते हुए चलेंगे तो आसान हो जाएंगे हमारा क्वेश्चन करना। अगर हमें यहाँ पे सिर्फ केन्जियन भी पता होता ना कि 100% केन्जियन ने इक्वेशन दी थी n इज इक्वल टू पी के, तो आप आसानी से ये ऑप्शन टिक कर लेते। जरूरी नहीं है कि आपको सबकी ही इक्वेशंस आती हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। In his theory of money, James Tobin did not agree with which of the following inference assumptions, पेपर 1 में भी देखते हैं ना inference assumptions of the demand for money for liquidity preference
इनएक्टेटेड और इनिशिएटेड बाय द लॉर्ड केन्सियन। लॉर्ड केन्सियन ने भी डिमांड फॉर मनी की असम्पशन दी थी, लेकिन टॉबिन उससे एग्री नहीं किया था। वो कौन कौन सी ऐसी असम्पशंस थी? ऑप्शन पहले क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट। सेकंड क्या है? इंडिविजुअल होल्ड्स आइदर मनी और बॉन्ड, या तो इंडिविजुअल मनी को होल्ड करके रखेगा या बॉन्ड को होल्ड करके रखेगा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है? आंसर हमारे कोड में गिवन है, ठीक है, आंसर हमारे कोड में गिवन है। अब टॉबिन की बात करें, जेम्स टॉबिन की, तो जेम्स टॉबिन ने क्या माना था? अकॉर्डिंग टू द जेम्स टॉबिन, ही थिंक दैट कि केन्जियन की जो थ्योरी है ना, वो सफर कर रही है दो मेजर डिफेक्ट से। मतलब इसकी थ्योरी में क्या है? डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। पहला उसने पॉइंट आउट किया, पहली चीज उसने क्या पॉइंट आउट की, सॉरी, कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है ना, वो किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होती है? जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस होती है वो डिटरमाइन होती है द इनइलास्टिसिटीज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होगा। इस चीज पे हमारी जो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। दूसरी उसने क्या बोली थी कि इंडिविजुअल या तो मनी होल्ड करें या फिर बॉन्ड होल्ड करें, दोनों में से एक चीज। ये दो चीजें इसमें डिफेक्ट बताया था किसने? जेम्स टॉबिन। अब टॉबिन की एनालिसिस ने जो किया, टॉबिन ने जो अपनी थ्योरी दी और उसने अपनी एनालिसिस में केन्जियन की जो ये डिफेक्ट्स थे ना, इनको रिमूव किया। उनकी एनालिसिस बेस्ड किस पे थी? उनकी एनालिसिस बेस्ड इन असम्पशंस पे थी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी ना हमारी कैपिटल गेन की हो या फिर लॉस की हो, वो किसकी वजह से होगी? इट इज फ्रॉम होल्डिंग द इंटरेस्ट बियरिंग एंड एसेट्स। इट इज होल्डिंग द इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स। हम जो एसेट्स ले रहे हैं उस पे कितना इंटरेस्ट हमें बियर करना पड़ेगा, वो हमेशा क्या होगा? इट विल बी जीरो, ठीक है। यहाँ पे तो उसने बोला कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस हम डिटरमाइन करेंगे विद द इनइलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट रेट, लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो क्या होगी? वी आर होल्डिंग द इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि इंडिविजुअल की जो पोर्टफोलियो होती है ना, वो क्या मेंटेन करेंगे, क्या कंटेन करेंगे? इट कंटेन मनी एज वेल एज इट कंटेन द बॉन्ड, ना कि सेम टाइम पे दोनों चीजें नहीं करेंगे, या तो मनी या तो बॉन्ड करेंगे। और उन्होंने इस एनालिसिस को फिर अपनी असम्पशंस के साथ उसको आगे प्रोसीड किया, और उनके अकॉर्डिंग मनी ना ही कोई इनकम लेके आएगा और ना ही ये कोई रिस्क लेके आएगा किसी इंडिविजुअल एसेट होल्डर पे। बॉन्ड जो होते हैं वो हमें इंटरेस्ट देते हैं और वो हमें इनकम भी देते हैं, तो ये अनसर्टेन है और इसमें रिस्क तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, लॉस भी हो सकता है, हमें गेन भी हो सकता है। अब जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे बॉन्ड्स में, उतना ही ज्यादा हमारा रिस्क होगा कैपिटल लॉस का। और एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होता है वो रिस्क ले सकता है अगर उसे बॉन्ड पे रिटर्न मिल रहा है, ऑब्वियसली वो रिस्क लेने को तैयार होगा। तो टॉबिन के बात करें तो उन्होंने इन दोनों ही जो अजम्पशंस हैं उनको नहीं माना, एग्री नहीं किए, और ये अजम्पशंस थी केन्सियन की इन द थ्योरी ऑफ मनी। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री शोज द। अब देखो क्या करा करो, जैसे ही मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेके आती हूँ आप पॉज करो, और पॉज करने के बाद उसको खुद एनालाइज करो और उसको देखने की कोशिश करो कि क्या मेरी एनालिसिस सही है, क्या मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, और फिर एक्सप्लेनेशन सुन लो, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। सो पॉपुलेशन पिरामिड एक कंट्री का क्या शो करता है? एज स्ट्रक्चर मेल फीमेल पॉपुलेशन का, एज स्ट्रक्चर मेल पॉपुलेशन का, एज स्ट्रक्चर फीमेल पॉपुलेशन का, या फिर एज स्ट्रक्चर रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का। तो एक पॉपुलेशन पिरामिड जो है वो एक बार ग्राफ शो करता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है किसका? मैन और वुमेन का, दोनों ही चीजों को प्रेजेंट किया जाता है। और एज कैटेगरीज होती है बॉटम से लेके टॉप तक की। मेल बार हमें दिखाता है एक वर्टिकल सेंटर, फीमेल बार हमें दिखाता है राइटवर्ड, और मेल बार हमें दिखाता है लेफ्टवर्ड। पिरामिड जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है या तो आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कर सकते हैं या फिर आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो करता है? एज स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जितना नेचुरल होना चाहिए अनएम्प्लॉयड
एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है, उससे भी कम है, हमारी एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट उससे भी कम है। तो क्या होगा, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वुड इंक्रीज। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये आंसर तो आप ही बता देना। रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वेजेस फॉल करेंगे, फ्लिप्स कर्व राइटवर्ड शिफ्ट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा। तो ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं। अगर हमारी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, तो हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार कर लेना, उनकी एनालिसिस सुन लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज होती है, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट होते हैं 110%। मैं ये तो नहीं कह रही कि पूरे 100% क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होंगे, 5-10 कुछ तो होंगे ही ना। यस, लेकिन अब ये भी तो देखो कि टॉपिक तो वही रहेगा ना, टॉपिक तो कोई हवा में से उड़ के आ नहीं जाएगा, टॉपिक तो वही रहेंगे, टॉपिक तो हम क्लियर करके चलेंगे ही, ठीक है। फर्स्ट चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मींस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? शिफ्ट फ्रॉम कंडीशन ऑफ लो बर्थ एंड हाई डेथ रेट टू हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, शिफ्ट फ्रॉम कंडीशन ऑफ हाई बर्थ हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, थर्ड शिफ्ट फ्रॉम कंडीशन ऑफ हाई डेथ एंड लो बर्थ टू हाई डेथ एंड हाई बर्थ रेट। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पूरा एक फेज बनता है कंप्लीट, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। 3 फेज होते हैं इसके, कंप्लीट एक बॉक्स सा बन जाता है। 3 फेज में ये डिवाइड होगा, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। पहले फेज में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होगी, जो क्या शो करेगी, एक स्टेबल पॉपुलेशन को शो करेगी। दूसरे फेज में हमारी हाई बर्थ रेट होगी और डिक्लाइनिंग डेथ रेट होगी, जो हमारी बर्थ रेट ज्यादा होगी और डेथ रेट हमारी कम होगी। वो क्या शो करेगी, वो शो करेगी हमारी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब। तीसरी फेज होगी लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, और ये क्या शो करेगी, ये फिर से स्टेबल पॉपुलेशन को शो करेगी। तो हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या दिखाती है, फ्रॉम हाई बर्थ और हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, इस फेज से इस फेज की तरफ, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग का क्या मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड के रेफरेंस में? पहला ऑप्शन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूज्ड प्रोडक्ट बाय द डेवलप्ड कंट्रीज इन द डेवलपिंग कंट्रीज। सेकंड क्या है, सेलिंग ए कमोडिटी चीपर इन द फॉरेन मार्केट एंड कॉस्टली इन द डोमेस्टिक मार्केट। थर्ड क्या है, सेंडिंग ए चीप गुड्स टू डेवलपिंग कंट्रीज बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। तो डंपिंग को क्या क्या यूजुअली आप क्या कहते हैं, डंपिंग को, डंपिंग का मतलब होता है कॉस्ट से कम रेट पे उस चीज को सेल करना। और फॉरेन ट्रेड में डंपिंग को क्या कहते हैं, सिंपल इसका मतलब है फॉरेन मार्केट में सेल करना एट द लोअर प्राइस, लोअर कॉस्ट पे, जो एक प्रोड्यूसर को होम मार्केट में जितनी कॉस्ट पड़ रही है उससे भी कम रेट पे आप फॉरेन में सेल कर रहे हो। और ये जो क्राइटेरियाज हैं ये बनाए गए हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पे, कि उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। अब मार्जिन डंपिंग को कैसे डिफाइन करते हैं, जो मार्जिन होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, जो डिफरेंस होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम डंपिंग में? पहला डिफरेंस होता है बिटवीन द सेलिंग प्राइस इन द फॉरेन मार्केट एंड द एवरेज, लिख देती हूँ मैं एक बार, between the selling price which is in the foreign market or difference of average production cost plus transportation cost plus selling cost, ठीक है, एंड रीजनेबल प्रॉफिट, जितना भी वो कमाएंगे उनका डिफरेंस, ये मार्जिन शो करता है डंपिंग का, कि कितने कम रेट पे शो कर रहे हैं। दूसरा डिफरेंस, फॉरेन प्राइस एंड द फॉरेन प्राइस एंड द होम प्राइस, फॉरेन प्राइस एंड द होम प्राइस, या फिर थर्ड कंट्री का मार्केट प्राइस ले लेंगे। ये डेफिनेशन है डंपिंग की, वो सेटिस्फाई करती है और कंट्री को फिर परमिशन मिल जाती है कि वो भाई टैरिफ लगा ले अब इनके ऊपर, ठीक है। सो एक कमोडिटी को कम रेट में बेचना फॉरेन मार्केट में एंड कॉस्टली इन डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा बेचना, वो मार्जिन का पार्ट है, ठीक है, उसके ऊपर उसे हम कहते हैं डंपिंग। ऑप्शन सेकंड क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग का है, याद रखना हमें क्या करना है, इनमें से एक भी पता है आंसर हमारा सही हो जाएगा लगभग। ये तो नहीं कह रही कि मैं 100% होगा, नहीं, ऑप्शंस कभी कभी सेम भी होते हैं। जैसे यहाँ देखो ए का सेकंड, यहाँ पे भी ए का सेकंड, अब ए का सेकंड ही हुआ तो हमें फिर और ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा ना। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या काम है, लैंडिंग
टू प्राइवेट सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम, सॉफ्ट लोन देता है पुअर कंट्रीज को, या सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता है उसे, आईएमएफ को चिंता है बीओपी के प्रॉब्लम की। अब आ गया ना एक सेकेंड, अब दो जगह है, देखेंगे अगला। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसका काम क्या होता है, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, मान लो कि बिल्डिंग है उसको बनाना है और बिल्डिंग बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, तो किसमें आ जाएगा, सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका क्या काम होगा, इसका प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग देना है ना, और प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग देना, एक ये ऑप्शन बचा है, और सॉफ्ट लोन टू पुअर कंट्रीज बचा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, डेवलप कर रहे हो तो पुअर कंट्रीज को भी हमें साथ लेके चलना है, दैट मींस ऑप्शन थर्ड हमारा सही। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, किसी को फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, लैंडिंग कर रहे हो, लैंडिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। देखिए कौन सा सही है, आईएमएफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, फर्स्ट का सेकंड, दो ऑप्शन है, मतलब ये और ये दोनों काट दो भाई, ये दोनों नहीं होने वाले। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इन रिकंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन फोर्थ, बी का फोर्थ कहाँ है, यहाँ है, इसमें से और इसमें से ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा, सही, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए डेफिशिट इन बीओपी कैन बी करेक्टेड बाय, अगर बीओपी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिट आ जाता है तो उसे करेक्ट कैसे करेंगे, अ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट कम करके, डिस्करेजिंग कैपिटल इनफ्लो, कैपिटल आ रही है तो उसे डिस्करेज कर दो, उससे हमारा डेफिशिट सही हो जाएगा, एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, या फिर रेस्ट्रिक्टिंग रेमिटेंस को रेस्ट्रिक्ट कर दो भाई, किसी के ऊपर दया भावना हमें नहीं दिखानी है। ठीक है, सबसे पहला एक नेशन अपने डेफिशिट को कैसे करेक्ट कर सकता है, अपने बीओपी के डेफिशिट को कैसे करेक्ट कर सकता है, बाय डिवैल्यूइंग इट्स करेंसी, अपनी करेंसी को डिवैल्यू करके। ऑप्शन ये भी आता है बहुत बार, ऐसा नहीं है इसमें नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, ऑप्शन तो ये भी आता है बाय डिवैल्यू इट्स करेंसी। ठीक है, दूसरा आता है बाय होल्डिंग इट्स इन्फ्लेशन रेट, अपने इन्फ्लेशन रेट को होल्ड करके रखना लोअर देन द अब्रोड, या फिर बाय इंक्रीजिंग इट्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, अपने शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना। ठीक है, या फिर डायरेक्ट कंट्रोल रखना ट्रेड पे और पेमेंट पे। ठीक है, ये सारे तरीके जिससे हम डेफिसिट को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। और एक डिवैल्यूएशन से क्या होता है, हमारे नेशन का इंपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है टू द डोमेस्टिक बायर, एंड एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, चीपर हो जाता है फॉरनर के लिए। ये वाली लाइन भी आती है, क्वेश्चन में बहुत बार आ चुकी है, अगर आपने जुलाई 2018 का पेपर किया है तो उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, नहीं करेंगे भाई, हम तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तभी हमें तो डेफिसिट हम सही कर पाएंगे। ऑप्शन थर्ड क्या होगा, सही होगा। डिस्करेज नहीं करेंगे, एनकरेज करेंगे, रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, चले 45th क्वेश्चन, in the terminology of WTO World Trade Organization which among the following is not an amber box subsidy, amber box subsidy का पार्ट नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज होती है WTO में, जिसमें इनको जनरली डिफाइन किया गया है एज ए बॉक्सेस। यहाँ पे तीन तरीके की बॉक्सेस है, ग्रीन बॉक्स है, एम्बर बॉक्स है, और रेड बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन का मतलब मींस परमिटेड, एम्बर का मतलब स्लो डाउन मींस रिड्यूस करना, रेड का मतलब फॉरबिडन। ठीक है, यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन सा एम्बर बॉक्स का पार्ट नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ सीरियल्स, सब्सिडी ऑन सीड्स, सब्सिडी ऑन इरिगेशन रेट, या कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो एम्बर बॉक्स में कौन कौन सी आती है, एम्बर बॉक्स में आती है पावर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, ये सारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब एम्बर बॉक्स का पार्ट बनती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडी ऑन इरिगेशन, ये तीनों बनती है एम्बर बॉक्स का पार्ट। ठीक है, एम्बर बॉक्स सब्सिडी का पार्ट। ब्लू बॉक्स में अगर हम बात करें, ब्लू बॉक्स भी होता है, ब्लू बॉक्स में आती है कि हम यहाँ एनकरेज कर रहे हैं एग्रीकल्चर को। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, हम डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं फार्मर्स को इन द फॉर्म ऑफ हेल्प, इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आ जाते हैं ब्लू बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद ग्रीन बॉक्स में क्या क्या आती है, ग्रीन बॉक्स में आती है हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रीजनल डेवलपमेंट कह सकते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस कह सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट को। S&D बॉक्स भी होता है,
उसमें भी हमारे कई सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इश्यूज जो है वो आते हैं। तो अब हमसे ये पूछा है कि एम्बर बॉक्स का पार्ट नहीं है, तो वो है कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये एम्बर बॉक्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एम्बर बॉक्स। ब्लू ब्लॉक सब्सिडीज की भी अगर हम बात करें तो एक बार हम समझ लेते हैं इस चीज को कि है क्या ये। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या होता है, यूजुअली कई सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो WTO ने एक प्रोविजन स्टार्ट किया है ऑन एग्रीकल्चर पे, ठीक है। ये एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये टाइड हुए हैं। ब्लू बॉक्स जो है वो टाइड हुआ है प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं लिमिट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। There is also some provisions for some exemptions दी गई हैं कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज को, जिसे हम कहते हैं S&D बॉक्स, ठीक है, जहां पे assumptions दी गई है। भाई हर कोई तो सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, डेवलपिंग कंट्री अपने आप को डेवलप करे या सब्सिडीज प्रोवाइड करने लग जाए। सो एम्बर बॉक्स का पार्ट कौन सा नहीं है, कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा हो गया ये तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, द वेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओल्ड IIP इंडस्ट्रियल was 76.36% which has now been changed to a new IIP जिसका बेस्ड है 2004-5। बहुत बार ये क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेज, जिसमें याद होगा तो हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन किया था माइनिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है। तो ये डायरेक्ट आपसे वेट भी पूछ सकता है, डायरेक्ट आपसे परसेंटेज भी पूछ सकता है, आपको बताना है। इसका मैंने एक इमेज शेयर भी की थी कि किसकी कितनी वेटेज है, पहले कितनी थी और अब कितनी है, टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा टेलीग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर होल्डिंग हैव लार्जेस्ट शेयर इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट शेयर किस लैंड होल्डिंग का है, मार्जिनल होल्डिंग का, स्मॉल होल्डिंग का, लार्ज होल्डिंग का, या फिर सेमी मीडियम होल्डिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर होल्डिंग हैव लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया। एग्रीकल्चर होल्डिंग किसका है, कोई कई ऐसी चीजें होती है ना जो हमें ये लगता है कि यार ये क्या पूछ लिया, अब हम एक एक की परसेंटेज थोड़ी ना याद करने बैठेंगे कि स्मॉल होल्डिंग का कितना है, मार्जिनल का कितना है, लार्ज का कितना है। तो एग्रीकल्चर होल्डिंग इंडिया में अगर हम बात करें तो साइज जो है एग्रीकल्चर होल्डिंग का वो अनइकोनॉमिक साइज है ना, स्मॉल है, फ्रेगमेंटेड है। एनजी कुरियन एक बंदे थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया, एस्टिमेट किया कि एवरेज साइज कितना होना चाहिए। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि हमारा पहले 1.5 हेक्टेयर था एक एवरेज साइज जो होना चाहिए, और वो 2001 में आके रिड्यूस कर दिया 1.3 हेक्टेयर, है ना। ये मैं बता रही हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज बताई है कि अब हमारा कितना है। अब हम मार्जिनल और स्मॉल फार्मर की लैंड होल्डिंग की बात करें तो उनका कितना शेयर आता है। तो अगर हम बात करें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की तो उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड आता है, जिसमें 86.2 फार्मर्स जो हैं वो कवर होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इंडिया में अगर हम बात करें तो जस्ट आप मान लो 47% समथिंग जो है क्रॉप एरिया है वो इंक्लूड है, जो 10th एग्रीकल्चर सेंसस में इंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लार्जेस्ट परसेंटेज माने ना किसके पास है, तो वो मार्जिनल होल्डिंग्स के पास है सबसे ज्यादा परसेंटेज, ठीक है, 86 पॉइंट समथिंग। सो ऑप्शन 1 होगा हमारा यहाँ पे सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, फर्स्ट 2 स्टेट्स रीजन इन इंडिया हैव हाईएस्ट यील्ड ऑफ राइस इन 2013-14। करंट की बात करें तो करंट में कौन सी 2 स्टेट्स हैं, कौन से 2 रीजन है जिसमें हाईएस्ट राइस जो है वो हुए हैं, हाईएस्ट यील्ड हुई है राइस की। तो फर्स्ट नंबर पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है हमारे वेस्ट बंगाल, सेकेंड नंबर पे है यूपी और थर्ड नंबर पे है पंजाब, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब, कैसे भी आ सकता है, फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, वैसे तो हमेशा टॉप 2 ही पूछते हैं, तो वेस्ट बंगाल और यूपी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रेट इज इंडिपेंडेंटली डिटरमाइंड इन इंडिया। कौन सा ऐसा रेट है, रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो या फिर दोनों।
क्या मतलब होता है रेपो रेट का? सबसे पहले ये बात आती है कि रेपो रेट का मतलब होता क्या है। और अगर मैं एक बात बताऊं, ये सारे रेट जो है वो याद कर लेना, मैंने पहले भी जो क्वेश्चन करवाया है उसमें मैंने बताया है कि बैंक रेट कितना है, मार्जिनल कितना है। तो सबसे पहले बैंक रेट, रेपो रेट है हमारा 4%, रिवर्स रेपो उससे कम ही होता है, इसी के हिसाब से डिटरमाइन होता है, 3.35% है। बैंक रेट है हमारा 4.25% और SLR है हमारा 18.5%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है हमारी 4.5%। ठीक है, बैंक रेट, SLR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो 3.35, रेपो रेट 4%। अब इंडिपेंडेंटली रेपो रेट का मतलब क्या है? जिसपे सेंट्रल बैंक कंट्री का वो मनी कमर्शियल बैंक को, और रिवर्स रेपो उसका जस्ट अपोजिट की RBI ले रहा है। तो ये तो डिपेंड है किस पे? रेपो पे। लेकिन रेपो जो है वो इंडिपेंडेंटली डिटरमाइन होता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान आर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 12th 5 ईयर प्लान का? इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, या फिर सस्टेनेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम 12th 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था एक फास्ट, एक सस्टेनेबल और एक इंक्लूसिव ग्रोथ। दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। एक्स वर्ड ऑलरेडी डिस्क्राइब्स दैट एक्सक्लूड, एक्स तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, ठीक है, तो एक्सक्लूड, हम किसी को एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। इंक्लूड, इंक्लूसिव वर्ड, ठीक है, हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, सबको इंक्लूड करके ही तो हम ग्रोथ बनाएंगे भाई। ऐसा तो नहीं है, हमारे देश में इक्वालिटी बोली जाती है ना, तो सबको इंक्लूड करो, सबको इक्वल रखो। सो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 51, मैच द लिस्ट 1 with list 2, you have to choose the correct code. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, GDP। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना है, 1978, 79 सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का क्या है? थर्ड आंसर। ऑप्शन देख ले एक बार, फर्स्ट का थर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है? सिर्फ एक तो इसमें आ रहा है और एक फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अगला निफ्टी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, GDP, ये हमें पता होने चाहिए, इनमें से कोई एक तो पता होना ही चाहिए ना। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी थोड़ा सा बस नया ही है उससे, 1995 निफ्टी है हमारा, 1995। तो बी का फोर्थ कहाँ है? इसमें या इसमें? इसमें, ये ऑप्शन ही सही होगा, चेक कर लो आगे तब भी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012, GDP किसके हिसाब से चल रही है? 11-12, बेस ईयर मान के चला है ना हमने। सो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चले, हमारा करंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2013 की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे बड़ा उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, तो ये 2013 की इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम तो चलेंगे भैया करंट के हिसाब से, पेपर आ रहा है करंट के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा है अभी फिलहाल मध्य प्रदेश 47 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राजस्थान की बात करें तो वो है 41, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो है 43, उड़ीसा की बात करें तो वो है 44। सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश। थर्ड ऑप्शन कहाँ है? फर्स्ट में और फोर्थ में, हटा दो, हटा दो। मध्य प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे कौन है? उड़ीसा, ये वाला ऑप्शन ये तो नहीं आएगा। उसके बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और सबसे लास्ट में राजस्थान। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। वैसे पहले भी यही क्वेश्चन था और इसका ऑप्शन ए ही सही था, लेकिन मैंने करंट भी चेक कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग भी यही सही हो रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मध्य प्रदेश का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 47 रैंकिंग, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, जब एक चाइल्ड की डेथ हो जाती है पर 1000 पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड एज फ्लो वेरिएबल, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज फ्लो वेरिएबल इन द इकोनॉमिक एनालिसिस। फ्लो और स्टॉक दो चीज का कंसेप्ट होता है ना, कौन सा नहीं माना जाएगा? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कई ऐसे इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। ठीक है, और ये क्यों यूज किए गए हैं? इट इज यूज टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। ये वेरिएबल्स दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, ग्रुप किए गए हैं, स्टॉक में और फ्लो वेरिएबल में।
जो इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों वेरिएबल में? स्टॉक जो है वो क्वांटिटी को मेजर करता है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो जो है वो क्या करता है? इट मेजर द क्वांटिटी ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, फ्लो वेरिएबल नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई एंड पब्लिक डेब्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कौन सा नहीं है ये बताना है। या तो ये चूज कर लो कौन सा नहीं है, या ये चूज कर लो कि कौन सा है और उसे हटा दो। तो अगर हम स्टॉक वेरिएबल की बात करें विच इज नॉट फ्लो वेरिएबल, तो मतलब वो क्या होगा? स्टॉक होगा। फ्लो नहीं है तो स्टॉक होगा। स्टॉक में क्या आता है? टोटल स्टॉक और अमाउंट ऑफ द कैपिटल, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, इन्वेंट्रीज, सेविंग्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, गवर्नमेंट डेब्ट, वेल्थ, ये सब हमारा स्टॉक का कंसेप्ट है। ठीक है, डेब्ट हमारा स्टॉक का कंसेप्ट है। यहाँ डेब्ट कहाँ आ रहा है? ऑप्शन थर्ड में आ रहा है, देख लेते हैं। फ्लो में अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, चेंज इन मनी सप्लाई, चेंज इन इन्वेंट्री, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो का पार्ट है, हटा दो। नंबर ऑफ पीपल्स हु आर लूजिंग देयर जॉब्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये फ्लो है। पीरियड ऑफ टाइम में हम इसे मेजर करते हैं ना। इनकम एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट टैक्स रिवेन्यू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट, सरप्लस, ये सब फ्लो के कंसेप्ट है। हमसे पूछा है कौन सा फ्लो नहीं है, तो मनी सप्लाई एंड पब्लिक डेब्ट इज नॉट अ स्टॉक, इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। यहाँ पे टोटल स्टॉक और या फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल लेते हैं स्टॉक वेरिएबल में, इन्वेंट्रीज लेते हैं, सप्लाई ऑफ मनी लेते हैं, गवर्नमेंट डेब्ट लेते हैं, वेल्थ लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेते हैं, सेविंग्स लेते हैं, ये सब स्टॉक के कंसेप्ट हैं। ठीक है, चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। इफ आरबीआई ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, इफ आरबीआई ऑफ इंडिया विशेस टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है मार्केट में, ठीक है, मतलब मार्केट से पैसा लेना है और अपनी जेब में डालना है, क्या करेगी? एसएलआर बढ़ा देगी, ट्रेजरी बिल खरीद लेगी ओपन मार्केट में, डिस्काउंट रेट बढ़ा देगी, या फिर रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम कर लेगी। अगर आप किसी से कोई चीज खरीदते हो, मान लो मैंने ए पर्सन से 10 रुपए की चीज खरीद ली, तो मैं तो उसे 10 रुपए दूंगी, है ना, मैं बाय कर रही हूं तो मैं तो उसे पैसा दूंगी। अगर आरबीआई ये चाहती है कि मनी की सप्लाई कम हो जाए मार्केट में, तो वो क्या करेगा? एसएलआर बढ़ा देगा। एसएलआर बढ़ा देगा तो स्टॉक ज्यादा रखेंगे और बाहर फ्लो कम जाएगा, पैसा कम जाएगा, तो उससे भी मनी की सप्लाई कम हो सकती है। अगर मैंने ट्रेजरी बिल खरीद लिए तो मैं पैसा दे दूंगी मार्केट में। अगर मैंने डिस्काउंट रेट बढ़ा दिए तो डिस्काउंट रेट बढ़ गए तो भी मनी की सप्लाई नहीं जाएगी, और रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दी तो यहाँ ऑप्शन है ना, कोई भी सही नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M1, ये मैंने जब मनी का कंसेप्ट कराया था तो उसमें मैंने सब चीजें इंक्लूड की थी, एक बार सारी वीडियोस को समझ लेना क्योंकि उसमें मैंने करंट भी इंक्लूड किया है। सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, गोल्ड स्टॉक, या फिर एसेट्स अंडर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, M1 में कौन सा इंक्लूड होगा? तो डिमांड डिपॉजिट इज इंक्लूडेड इन M1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटीज हमें गिवन है और इन कमेटीज को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। उर्जित पटेल कमेटी, गोपुरिया कमेटी, नरसिम्हन कमेटी और चक्रवर्ती कमेटी। सबसे नई कमेटी जिसका नाम सुन रहे हो, उर्जित पटेल कमेटी 2014 में आई थी, तो सबसे नई तो ये है, तो सबसे लास्ट में यही आनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से के ऑप्शंस में सबसे लास्ट सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड, जहां पे ये, तो अगर हमें क्वेश्चन में ये भी बताया ना कि सबसे लेटेस्ट कौन सी है, तो भी हमारा आंसर देखो हो चुका है। उसके बाद गोपुरिया, नरसिम्हन और चक्रवर्ती। अब सबसे पुरानी है हमारी चक्रवर्ती कमेटी जो आई 1982 में। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी जो आई हमारी 1991 में, गोपुरिया कमेटी जो हमारी आई 1990 में। तो सबसे नई उर्जित पटेल और सबसे पुरानी चक्रवर्ती कमेटी। अगर हमें ये भी याद है कि सबसे पुरानी चक्रवर्ती कमेटी है तो वो फर्स्ट पे आएगा, ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग पॉलिसी रेट ऑफ आरबीआई अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड सेलेक्ट द आंसर गिवन बिलो। आंसर हमें सेलेक्ट करना है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 ये भी बैंक रेट कितना है अभी बताया है 4.25%। रेपो रेट हमारा कितना है 4%। एसएलआर हमारा कितना है 18.5%। रिवर्स रेपो पे डिपेंड करता है 3.35%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ 4.5। इसका एक स्क्रीनशॉट ही ले लो, जाने से पहले एक बार इसे देख जाना। बैंक रेट 4.25, रेपो रेट 4%, एसएलआर 18.5, रिवर्स रेपो 3.35, एमएसएफ 4.5। अब मैं यहाँ पे इनको डेफिनेशन तो बता नहीं रही यार, 12th में करी होगी सबने हर चीज की डेफिनेशन, ठीक है। सो अब इसे असेंडिंग में ऐसे भी आए कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरेंज द फ्लोइंग क्लाइमेट इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, बाली समिट कब कब हुई थी? सबसे लेटेस्ट समिट हमारी हुई बाली समिट 2007 में। यार ये क्वेश्चन है ना मैं सारे करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, बहुत बार आ चुके हैं, और पूरी समिट का मैंने चार्ट भी बना के दे रखा है, भेज रखा है, ठीक है। और जब मैंने पीडीएफ जितनी भी प्रीवियस ईयर के आपको शेयर कर रखे हैं ना, उनके साथ साथ उनके रीजंस भी शेयर कर रखे हैं, तो पढ़ लेना एक बार जरूर से। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आई थी, अर्थ समिट 1992, क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में हुई थी, अर्थ समिट जो हुई थी 1992 ये हुई थी रियो डी जेनेरो ब्राजील में, बाली समिट हुई है बाली इंडोनेशिया 2007 में, ठीक है 2007 में हुई थी। अब इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो, सबसे नई बाली समिट, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये हटाओ ये हटाओ। सबसे पुरानी क्योटो प्रोटोकॉल, तो फर्स्ट नंबर पे आएगी क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद सबसे पुरानी हमारी अर्थ समिट, सॉरी अर्थ समिट, सेकंड नंबर पे ये आएगी, उसके बाद हमारी क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद हमारी सबसे रिसेंट बाली समिट, ठीक है। हमारे 58 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सिंगल विंडो सिस्टम इन कोऑपरेटिव सेक्टर कोऑर्डिनेट। सिंगल विंडो सिस्टम कोऑपरेटिव सेक्टर में जो होता है वो क्या क्या चीजों में कोऑर्डिनेट करता है, क्या क्या चीजें करता है? पहला, रूरल क्रेडिट की सप्लाई करता है, एग्रीकल्चर इनपुट्स की सप्लाई करता है, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट फैसिलिटीज हमें देता है, और क्रिएशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की क्रिएशन में भी हेल्प करता है। तो कोऑपरेटिव में कोऑर्डिनेट कर रहा है, वो सप्लाई ऑफ रूरल क्रेडिट भी हमें दे रहा है, उसमें भी हमारी कोऑर्डिनेशन, उसमें भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, एग्रीकल्चर इनपुट में भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, मार्केट फैसिलिटीज के एक्सटेंड करने में भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज को क्रिएट करने में भी कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोड हमारे नीचे है, चारों ही ऑप्शन हमारे सही है, मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रीजन ऑफ कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इन इंडिया। इंडिया में लैंड होल्डिंग साइज जो है वो कम होता जा रहा है, और उसके पीछे का कारण क्या है? फार्म मैकेनाइजेशन, मशीन्स यूज कर रहे हैं इसलिए, कंसोलिडेशन हो रहा है इसलिए, डिजायर ऑफ लैंड ओनरशिप, हर किसी को लैंड चाहिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो चलता आ रहा है भाई, डिवाइड होगा 4 बेटों में, ऑब्वियसली ये लैंड होल्डिंग साइज हमारा क्या होगा, कम होगा। तो डिजायर ऑफ लैंड ओनरशिप और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ एवरेज लैंड होल्डिंग साइज इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन सी और डी हमारे यहाँ पे सही होंगे, दैट मीन्स ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हमने यहाँ पे 36 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन तक कवर कर लिया है पेपर 3 के। होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, सब अपना ध्यान भी रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।